सरिता रोज की तरह आज भी दोपहर के बाद कमरे से बाहर आई तो उसकी ननद शिवानी ने ताना मारते हुए कहा, उठ गई महारानी, अब जल्दी से माँ के लिए चाय बनाओ। क्यों दीदी, तुम खुद नहीं बना सकती क्या? तुम्हारी भी तो माँ है ना। ये सुनकर शिवानी सरिता को घूरने लगी। भाभी, ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तभी पीछे से सरिता की सास रुक्मणी जी भी आ गई और सरिता को घूरते हुए बोली, दिखा दिए ना तूने अपने असली रंग। पहले अच्छी बनती फिरती थी, अब देखो कितनी लंबी जुबान चलाती है। आज ही आने दे मेरे बेटे को, तेरे तेवर ढीले ना करवा दूं तो मेरा नाम भी रुक्मणी नहीं। शाम को पवन के आते ही रुक्मणी जी ने शिकायत करनी शुरू कर दी। पवन बेटा, बहू के ज्यादा ही पंख निकल आए हैं। तो पवन ने पूरी बात बिना सुने ही कहा, माँ, मैं तो पूरे दिन घर से बाहर रहता हूँ। जब घर आता हूँ तो आपकी चिक चिक शुरू हो जाती है। क्यों, आप लोग मिलजुल कर नहीं रह सकती क्या? बेटे के मुंह से ये सुनकर रुक्मणी जी उसको ही खरी खोटी सुनाने लगी। जोरू का गुलाम हो गया है तू, अपनी बीबी को कहते हुए डर लगता है तुझे। पवन कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सरिता ने अपनी ननद शिवानी को आवाज लगाकर कहा, शिवानी, तुम ये बर्तन धो दो, तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। शिवानी को तो अपनी भाभी का यूं काम कह देना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से से बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे काम कहने की? आज तक मेरी माँ ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया और तुम मेरे ऊपर हुक्म चला रही हो। शिवानी ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया और चिल्लाकर अपनी माँ को आवाज लगाने लगी, माँ, आपने इसे ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। ये मुझसे काम कह रही है, लगता है मुझे भगाना चाहती है। तो रुक्मणी जी ने कहा, अरे, ये कौन होती है तुझे भगाने वाली? भागना तो अब इसको पड़ेगा। आज इसकी माँ को बुलाती हूँ, देखती हूँ इसकी माँ कैसे नहीं आती। कहते हुए रुक्मणी जी ने तुरंत सरिता की माँ ममता जी को फोन लगा दिया और बोली, आधे घंटे के अंदर यहाँ आ जाइए, आज फैसला होकर रहेगा। सरिता की माँ ममता जी आधे घंटे में आ चुकी थी। ममता जी के आते ही रुक्मणी जी ने कहा, समधन जी, अपनी बेटी को लेकर जाइए यहाँ से। इतनी बदतमीज लड़की हमें अपने घर में नहीं चाहिए। तो ममता जी चुप ना रह सकी और बोली, बुरा मत मानिए बहन जी, बेटी तो आपकी भी कम नहीं है। ससुराल से आकर मायके बैठ गई है और अब मेरी बेटी का घर उजाड़ रही है। ये सुनकर रुक्मणी जी का पारा हाई हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? और ये घर आपकी बेटी का नहीं, मेरा है, इसलिए इस घर में मेरी बेटी रहेगी। अपनी बेटी को ले जाइए यहाँ से। तब तक सरिता भी अपना सूटकेस तैयार कर चुकी थी। उसने बाहर आकर कहा, चलिए माँ, मुझे भी अब यहाँ नहीं रहना। कहते हुए उसने अपनी माँ ममता जी का हाथ पकड़ा और वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर सरिता माँ के गले लगकर खूब रोई और वो सब बातें बताने लगी। जब उसकी ननद शिवानी का रोते हुए फोन आया था और उसकी सास रुक्मणी जी ने फोन उठाया था, तो शिवानी रोते हुए बोली, मम्मी, अब मुझसे सहन नहीं होता, प्लीज आप मुझे ले जाओ। आज तो तुम्हारे दामाद ने अपनी बहन के लिए मुझे थप्पड़ मारा है, अब और थप्पड़ खाने के लिए मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जल्दी से आकर मुझे ले जाइए। ये सब बताते हुए शिवानी फूट फूट कर रो रही थी। तभी अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए देखकर रुक्मणी जी का पारा हाई हो गया और वो गुस्से से बोली, हिम्मत कैसे हुई उसकी तुझे हाथ लगाने की? तो रुक, तेरे पापा और मैं
बस अभी आते हैं, तो अपना बैग तैयार रखना, कहकर रुक्मिणी जी ने तुरंत ही फ़ोन रख दिया और अपने पति रमेश जी को सारी बातें बताने लगी। तो वो बोले, भाग्यवान, एक बार दामाद जी से बात कर लेते हैं, क्या पता बात इतनी बड़ी ही ना हो। तो रुक्मिणी जी गुस्से से बोली, आपको पता भी है कि दामाद जी हमारी बेटी पर हाथ उठाने लगे हैं, क्या अब भी उससे बात करना बाकी रह गया है। ये सुनकर रमेश जी भी अपने गुस्से पर काबू ना पा सके और तुरंत गाड़ी में बैठकर रुक्मिणी जी के साथ अपनी बेटी को लेने निकल गए। वहां पहुंचकर रुक्मिणी जी गुस्से में अपनी बेटी शिवानी को आवाज़ लगाने लगी। तो शिवानी घर से बाहर आई और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। तभी रुक्मिणी जी ने शिवानी के सिर पर हाथ रखकर कहा, रो मत बेटी, अब हम आ गए हैं, फिक्र मत कर। आवाज़ सुनकर शिवानी की सास भी बाहर आ गई और बोली, नमस्ते बहन जी, आप लोग बैठिए, बैठकर बातें करते हैं। ये सुनकर रुक्मिणी जी जोर से बोली, अरे क्या बैठिए, आप लोगों के यहाँ, आपको शर्म नहीं आती जो बहू पर हाथ उठाते हो। और कहाँ है आपका वो लाडला बेटा सुमित, बुलाइए उसे, बहुत हाथ चलते हैं उसके। तभी आवाज़ सुनकर सुमित भी बाहर आया। तो रुक्मिणी जी बोली, बहुत पैर मचलने लगे हैं तुम्हारे, अभी पुलिस बुला सकती हूँ मैं, इसके माँ बाप अभी जिंदा हैं। तो सुमित ने नम्रता से कहा, माँ जी आप बैठकर पहले पूरी बात तो सुनिए। लेकिन रमेश जी और रुक्मिणी जी आंख निकालते हुए बोले, हमें तुम लोगों से कोई बात नहीं सुननी, और सुने भी क्या, अपनी बहन के लिए मेरी बेटी पर हाथ उठाया तुमने, इसका हर्जाना तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तभी शिवानी की सास हाथ जोड़कर कहने लगी, नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, समाज क्या कहेगा। तो रमेश जी ने कहा, अरे मेरी बेटी को मारने से पहले समाज की चिंता करनी थी, अब तो इसको जेल में चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम भी रमेश नहीं। शिवानी की सास बार बार कभी रुक्मिणी जी के तो कभी रमेश जी के सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। तभी अपनी माँ का यूँ हाथ जोड़ना सुमित को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, नहीं माँ, कोई ज़रूरत नहीं है इनके सामने हाथ जोड़ने की, ले जाने दीजिए इन्हें अपनी बेटी को। वैसे भी ये दिन रात यहाँ करती ही क्या है, घर तो इससे संभलता नहीं, कोर्ट कचहरी की धमकी से मैं नहीं डरता, जो करते हैं करने दीजिए। तभी रुक्मिणी जी चिल्लाकर बोली, देख लिया बहन जी, क्या कहा इसने, यही तो इज्जत रह गई है हमारी बेटी की इस घर में। अब देखना, मैं महिला आयोग तक पहुंच जाऊंगी, एक बार अंदर जाएगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तब तक शिवानी ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और बाहर आकर बोली, चलिए पापा, इनके मुंह मत लगिए, इन्हें तो कोर्ट में देख लेंगे। तभी सुमित की माँ ने अपने बेटे सुमित से कहा, बेटा बहू को रोक ले, एक बार रोक ले बेटा, देख ऐसे बहू का जाना अच्छा नहीं होता। लेकिन सुमित हाथ बांधे खड़ा रहा। रुक्मिणी जी और रमेश जी अपनी बेटी को लेकर कार में आकर बैठ गए। दो चार पड़ोसी भी देखने बाहर निकल आए थे और सुमित की माँ उनसे हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। मत कीजिए भाई साहब, घर मत तोड़िए। तो रमेश जी ने आंखें लाल करके कहा, अरे अपने बेटे को कहिए जो भी कहना है, घर तो उसने खुद तोड़ा है। इतना कहकर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से निकल गए। सुमित की माँ रोती हुई अंदर आ गई। उधर घर पहुंचते ही रुक्मिणी जी ने जोर से आवाज़ देकर कहा, सरिता बहू, अरे ओ सरिता बहू, जल्दी से ठंडा पानी लाओ और चाय बनाओ। तो सरिता बाहर आई तो सामने शिवानी को देखकर हैरान रह गई। रुक्मिणी जी ने कहा, अरे ऐसे घूर क्या रही हो, चाय बनाओ जाकर, मुंह बन गया क्या तुम्हारा। सरिता कुछ नहीं बोली, चुपचाप किचन में चली गई। शिवानी बाहर बैठी अपने माता पिता को सब बता रही थी।
रुक्मणी जी बार बार यही कहती, क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का, देखो तो कैसे सिकुड़कर काटा हो गई है। तभी सरिता चाय लेकर आ गई तो रुक्मणी जी ने उससे कहा, कैसे आंखें फाड़कर देख रही है, अरे दिखाई नहीं देता क्या, कितनी परेशान और दुखी है मेरी बेटी। अरे इसे यहाँ देखकर तो तुम्हारे होश उड़ गए होंगे। सरिता कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने शाम तक अपने पति पवन के आने का इंतजार किया। जैसे ही पवन आया तो रुक्मणी जी ने अपने दामाद और उसकी माँ के बारे में जी भरकर बुराइयां की। तो पवन ने कहा, माँ आपको तुरंत कंप्लेन करना चाहिए था, घर क्यों आ गई। तो रुक्मणी जी ने कहा, अरे ये घबराई हुई थी बेटा, परेशान थी, इस कारण घर आ गई। तभी सरिता ने अकेले में पवन से कहा, पवन आपको नहीं लगता कि सुमित जीजा जी से भी बात करनी चाहिए, एक तरफ की सुनेंगे तो घर टूट जाएगा। तो पवन ने कहा, अरे जीजा जी हमेशा से ही शिवानी को परेशान करते हैं, घर बचा ही कहाँ है। तो सरिता ने अगले दिन खुद ही शिवानी से बात करने की कोशिश की। दीदी घर बहुत मुश्किल से बनता है, तोड़ा तो पल भर में जा सकता है, आप सुमित जीजा जी से एक बार बात तो कीजिए। तो शिवानी ने गुस्से से कहा, भाभी अगर आपकी ननद घर में बैठकर आपसे जुबान लड़ाएगी तो क्या करेंगी आप। उस दिन मैंने मेरी ननद को अपनी एक कुर्ती और शॉल धोने को दी थी क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था। तो पता है उसने क्या किया, उसने मेरी शॉल को मेरी वाइट सूट के साथ भिगो दिया, सारी कुर्ती खराब कर दी। तुम भी मेरी तरह अनपढ़ गंवार लोगों के बीच में जाती ना, तब तुम्हें पता चलता। यह सुनकर सरिता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही। अब रोज ही घर में बस एक ही चर्चा का विषय रहने लगा। शिवानी दिन भर सुमित के बारे में बातें करती, उसके और उसके परिवार की खामियां गिन गिन कर बताती। उधर रुक्मणी जी और रमेश जी ने महिला आयोग में जाकर शिकायत की तो वो लोग सुबह सुबह ही सुमित के घर पहुंच गए। बाहर से जोर जोर से आवाज आ रही थी, जोर जोर की नारेबाजी से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। सुमित की माँ और बहन जैसे ही बाहर आई तो उनके तो होश ही उड़ गए। सब ने उनको पकड़ लिया। बहू को मारने पीटने के आरोप लगाकर वो लोग पुलिस को बुलाने की बात कर रहे थे। सुमित की बहन जोर जोर से भैया भैया चिल्लाई तो सुमित ने बाहर आकर भीड़ में से अपनी बहन और माँ को खींचकर अलग करके कहा, क्या चाहिए आपको। अगर हम लड़के वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलती हमारी है। लेकिन महिलाएं सुनने को तैयार नहीं थीं और बोली, जब शादी निभाई नहीं जाती तो करते क्यों हो, लड़की को घर में रखकर परेशान करते हो और अच्छे बनने की कोशिश करते हो। पुलिस 2 डंडे लगाएगी तो सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। सुमित के एक ना चली और पुलिस उन्हें जीप में बैठाकर ले गई। वहां पहुंचकर उन्हें रुक्मणी जी और रमेश जी मिले। सुमित को देखकर वो ये कहकर बाहर निकल गए, आगे आगे देखिए होता क्या है, अभी तो ये शुरुआत है। घर पहुंचकर शाम के वक्त सब बैठकर चाय पी रहे थे। तभी रमेश जी के पास एक फ़ोन आया तो खबर मिली कि सुमित और उसके परिवार की जमानत हो गई है, उसको घर जाने दिया गया है। ये सुनकर रुक्मणी जी गुस्से से बोली, किसने छुड़वाया उनको, हमने तो कोई केस वापस नहीं लिया। तो शिवानी ने कहा, अरे मम्मी ये बहुत चालाक लोग हैं, उसके मामा ही होंगे, उन्होंने ही छुड़वाया होगा। तो रमेश जी ने कहा, कोई बात नहीं, कोर्ट में देख लेंगे, वहाँ नहीं बच पाएंगे। इधर सरिता बार बार अपने पति पवन से समझौता करने को कह रही थी, मगर उसने कहा, सरिता अब कुछ नहीं हो सकता, केस बिल्कुल वापस नहीं लिया जाएगा। जिसने मेरी बहन पर हाथ उठाया उसको तो सड़क पर घसीट कर ले जाना चाहिए। तुम कैसी बीवी हो जो तुम्हें मेरी बहन के ससुराल वाले ज़्यादा सही लग रहे हैं। सरिता खामोश हो गई। कुछ दिन बाद पता चला
कि शिवानी प्रेग्नेंट है और 3 महीने हो चुके हैं। उसने ठान रखी थी कि वो ये बच्चा दुनिया में नहीं आने देगी। सरिता को जैसे ही ये खबर मिली तो उसने फिर से समझाया, देखो दीदी, बच्चे को माँ और बाप दोनों की बहुत ज़रूरत होती है। तुम ये जिद छोड़ दो, एक बार बात करके तो देखो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शिवानी ने गुस्से से कहा, खबरदार भाभी, जो मुझसे ऐसी बातें की तुम, इतनी इज्जत मिल रही है ना तुम्हें, तब तुम्हें इतनी बात आ रही है। ये सुनकर सरिता का भी पारा हाई हो गया। उसने कहा, तुम जो कर रही हो ना, उसकी खबर तो तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं है। अब देखना तुम। दरअसल सरिता ने एक बार शिवानी को अपनी सहेली से बात करते हुए सुना था। शिवानी फोन पर कह रही थी, अरे यार, ये ससुराल वाला परिवार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी एक ननद है, काम तो सारे कर देती है, मगर मुझे घर में भीड़ पसंद नहीं। वैसे भी मेरी सास की हिम्मत नहीं कि वो मेरे खिलाफ कुछ भी करे। लेकिन सुमित अपनी माँ के पक्ष में बोलते हैं। वो चाहते हैं कि मैं घर के सारे काम करूं, लेकिन मुझसे तो ये सब नहीं होता। अब देखो, मायके में बिंदास घूमती हूँ, खर्चा करती हूँ और कोई काम नहीं करना पड़ता। सरिता ये बातें सुनकर समझ गई थी कि शिवानी ने अपने घर में बात को अलग तरीके से बताया है। कोर्ट में केस की पहली तारीख नज़दीक आ रही थी। शिवानी सबसे कहती फिर रही थी कि अब देखो, सुमित से सारा खर्चा भी लूँगी और सजा भी करवाऊँगी। पहली तारीख को सब कोर्ट में पहुँच गई। शिवानी सीना तान कर सुमित को घूर रही थी, लेकिन जैसे ही सुमित के वकील को देखा तो सब हैरान रह गए। रुक्मणी जी और रमेश जी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी ही बहू सरिता थी। सरिता ने कहा, जज साहब, ये मेरा पहला केस है। मैं अपने करियर की शुरुआत कर रही हूँ। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। सरिता ने लॉयर किया हुआ था। वो एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस करना चाहती थी, लेकिन पवन ने कहा, अभी क्या वकालत करोगी और दिन भर बाहर रहोगी, कोई ज़रूरत नहीं है, घर में कोई कमी नहीं है जो तुम्हें ये सब करना पड़े। तो सरिता कुछ नहीं बोल पाई, मगर पुलिस स्टेशन से उस दिन सरिता के पास सुमित का फ़ोन आया, भाभी, पवन से बात करवाइए, उस घर में शायद वही सुन ले और तो कोई नहीं सुन सकता। लेकिन सरिता जानती थी कि पवन भी नहीं सुनेगा। कोई भी इस बात का दूसरा पक्ष सुनने को तैयार नहीं था। सुमित मुसीबत में था और माँ बहन पुलिस स्टेशन में परेशान खड़ी रो रही थी। ऐसे में सरिता ने उसकी मदद की और उसने अपने चाचा को फ़ोन करके उन्हें छुड़वा लिया। इसके बाद उसने सुमित से मिलकर पूरी बात सुनी तो सुमित ने बताया कि भाभी, शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। भले ही मायके में देर से उठती हूँ, लेकिन ससुराल में सबके लिए उठना पड़ता है। आप भी तो उठती हैं। शिवानी कभी नहीं उठती। मेरी बहन के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन बेचारी सुबह उठकर नाश्ता बनाकर ही कॉलेज जाती है, और ये महारानी बाद में उठकर उसी नाश्ते में कमी निकालने लगती है। एक दिन माँ की तबीयत खराब थी तो उन्होंने सुबह शिवानी को आवाज़ लगाई और कहा, बेटा, बुखार सा लग रहा है, ज़रा मसाले वाली चाय बना दो। तो उसने कहा, खुद बना लो, मैं नौकर नहीं हूँ इस घर की। बेटी पड़ी सो रही है, उसको भी बोलूँ। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, वो देर रात तक पढ़ रही थी, अब सोई है। मगर शिवानी को किसी का ख्याल नहीं। ऐसे न जाने कितने ही किस्से हैं जब उसने मेरी माँ को उल्टा सीधा सुनाया। ना ही खाना बनाती है, ना ही नाश्ता, और ऊपर से घूमने निकल जाती है, जिसके लिए उसको ढेर सारे पैसे चाहिए, और मैं साधारण नौकरी करने वाला इंसान इसके हाई फाई खर्चे कहाँ से पूरे करूँगा। सरिता सुमित की बातें ध्यान से सुन रही थी
उसे समझ में आ गया था कि उन लोगों को समझाने का अब सही वक्त आ गया है। उसने सुमित का केस लड़ने का फैसला किया और अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ खड़ी हो गई। पहली तारीख पर सब लोग कोर्ट आए तो सामने से सरिता को देखकर सबके होश उड़ गए। उन्हें तो याद ही नहीं था कि सरिता के पास लॉयर की डिग्री है। सब सकते में आ गए। पवन उसे घूर रहा था। रुक्मणी जी ने कहा, आज हमारी बहू ही हमारे खिलाफ खड़ी है। समाज में क्या इज्जत रहेगी हमारी? दुनिया, रिश्तेदार क्या कहेंगे? देखो कैसे बेशरम होकर आई है। आते ही सरिता ने कहा, जज साहब, दरअसल इस केस में असली बातें और सच्चाई कुछ और ही है, जो अब तक शिवानी के सिवा कोई नहीं जानता। ससुराल वालों की सुनी नहीं गई, क्योंकि दुनिया की नज़र में लड़के वाले हमेशा ही दोषी होते हैं। मगर ये केस एक नई सोच को बढ़ावा देगा कि लड़के वाले भी लड़की से परेशान हो सकते हैं, लड़की भी उनका जीना हराम कर सकती है। ये सुनकर रुक्मणी जी की आंखें बाहर को आ गई, क्योंकि आज तक तो उन्होंने अपनी बेटी की ही बातें सुनी थी। सुमित का पक्ष कोई जानता ही नहीं था। दलील दी जाती रही और सरिता सुमित की तरफ से तथ्य रखकर उन्हें नकारती रही। उसने कहा, क्या सास की सेवा करना एक लड़की की जिम्मेदारी नहीं है? अगर सास बीमार है तो क्या बहू को घर नहीं संभालना चाहिए? शिवानी सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रही थी। तभी सरिता ने वो रिकॉर्डिंग सामने रखी, जब शिवानी अपनी सहेली से बात करते हुए ये कह रही थी कि उसे घर के काम करने का कोई शौक नहीं है। मायके में तो जल्दी उठना नहीं पड़ता और ना ही कोई काम करना पड़ता है। मैं तो सुमित से तलाक लेकर रहूँगी। मेरा खर्चा उठाना सुमित के बस का नहीं है। मेरे पापा मुझे कभी मना नहीं करते। घर में कोई रोक टोक भी नहीं है। मुझे तो आज़ादी से ज़िंदगी जीनी है। ये सुनकर उसकी सहेली ने कहा था, शिवानी, शादी के बाद तो वो बात नहीं होती। तेरे घर में भी तुम्हारी भाभी है, उसे बुरा लगेगा। तो शिवानी ने हंसकर कहा, अरे भाभी ने कुछ कहा तो भाई है ना, मैं उसे मायके भिजवा दूंगी। रिकॉर्डिंग सुनकर सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। रमेश जी ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना रुक्मणी कि एक बार दामाद जी से बात कर लो। और सरिता ने भी कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सुना। अब भुगतो, तो शिवानी ने तो हमारी बेइज्जती करवा दी है। ये सिखाया तुमने अपनी बेटी को, इसके ही कारण तूने अपनी बहू को मायके भेज दिया, अपने ही बेटे का घर तोड़ दिया। इधर सरिता के पति पवन को भी अब बात समझ आ गई थी। जज साहब ने फैसला सुना दिया कि जरूरी नहीं लड़की का केस हमेशा मजबूत हो, वो भी गलत हो सकती है। महिला आयोग को दोनों तथ्य सुनने चाहिए। अब सुमित को लड़के वाले जुर्माना भरेंगे और शिवानी को भी ससुराल वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी गलती पाई गई है। तो उसे इस रिश्ते को एक और मौका देना पड़ेगा। तभी सुमित ने कहा कि वो शिवानी को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन जज साहब ने कहा कोर्ट का फैसला मानना ही पड़ेगा। अब शिवानी को उसकी माँ गुस्से से देख रही थी और शिवानी नज़र झुकाए खड़ी थी। बेटी के मुंह से रुक्मणी जी ने कभी सही गलत सुना ही नहीं और बात यहाँ तक पहुँच गई। समय रहते अगर समझदारी से काम लिया होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। आज रुक्मणी जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तभी शिवानी सरिता के पास आई और बोली, भाभी प्लीज़ कुछ कीजिए ना, मैं अपनी गलती मानती हूँ। कभी मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और झूठ बोलती रही, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी सरिता ने सुमित को समझाया तो सुमित इस बात पर तैयार हुआ कि शिवानी फिर से शिकायत का मौका नहीं देगी। अब कोर्ट के फैसले के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले आरोप, गुस्सा और अहंकार था, वहीं अब शर्म,
समझदारी और पछतावा था। शिवानी रोते हुए सुमित के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। सुमित, मुझे माफ़ कर दो। मैंने रिश्ते की कीमत नहीं समझी। मैंने सिर्फ अपने आराम और जिद को ही सब कुछ मान लिया था। लेकिन अब मैं सच में बदलना चाहती हूँ। सुमित कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, माफ़ करना आसान नहीं है शिवानी, लेकिन अगर तुम सच में इस रिश्ते को निभाना चाहती हो तो मैं एक मौका देने को तैयार हूँ। शिवानी की आंखों में पहली बार सच्ची कृतज्ञता और जिम्मेदारी दिख रही थी। तभी पवन सबके सामने ही सरिता के पास आया और बोला, सरिता, आज मुझे समझ आया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, समझ और सच्चाई से चलते हैं। मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुमने ही सबको सही रास्ता दिखाया। तो सरिता मुस्कुराई और बोली, पवन, परिवार में कोई जीतता या हारता नहीं है, या तो रिश्ता बसता है या टूटता है। तभी रुक्मिणी जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो सरिता का हाथ पकड़कर बोली, बहू, आज से तू इस घर की असली बेटी है। तूने हमें आईना दिखाया और हमारी सोच बदल दी। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था और दोनों घर फिर से बस चुके थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।